अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। बच्चों, आज हम अल्लाह के फजल से चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो 4 चैप्टर हैं वो मुकम्मल हो गया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपको लिखा नज़र आ रहा है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। बच्चों, इस चैप्टर में हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है। ठीक है, ये कहते किसको हैं, हम ये वर्ड तो यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस एनर्जी क्या होती है, हम एनर्जी के बारे में भी आम ज़िंदगी में बड़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, और पावर क्या होती है, पावर वर्ड के बारे में भी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है अपना, जैसा कि चैप्टर के नेम के साथ से आपको जाहिर है कि जो पूरे का पूरा चैप्टर है इन्हीं बातों के गिर्द घूमेगा। सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें तो लिखा है कि डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन वर्क। डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करें वर्क को। ठीक है, आल्सो गिव इट्स यूनिट, और इसके यूनिट को भी ज़ाहिर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि वर्क द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, के फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स का जो है वो प्रोडक्ट। ठीक है, वो वर्क डन के बराबर होता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क डन इज़ व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी बॉडी के ऊपर कोई वर्क डन उस वक्त हम कहेंगे कि जब वो फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। मिसाल के तौर पे बच्चों, आपको यहाँ पर एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। ठीक है, एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगी है, फोर्स उस बॉक्स को मूव करके आगे ले गई है। यहाँ से यहाँ तक उसने कोई डिस्टेंस एस कवर की है। ठीक है, तो अगर हम बात की, इफ़ डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्क, डब्ल्यू वर्क के लिए स्टैंड कर रहा है। एस स्टैंड फॉर फोर्स, एफ जो फोर्स के लिए स्टैंड कर रहा है। और एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर तो वर्क का बच्चों क्या फार्मूला हुआ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, या डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इस रिलेशन से आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर को फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, जब तक वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा उस वक्त तक वर्क डन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मिसाल ये है कि अ मैन इज पुशिंग अ हार्ड वॉल, कि कोई आदमी किसी दीवार को धक्का लगा रहा है। बट द वॉल रिमेन फिक्स्ड इन इट्स प्लेस, लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिली। इन दिस केस नो वर्क इज डन बाय मैन, इस केस में मैन से कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है एज डिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एस की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू ज़ीरो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इट्स मीन दैट सिमिलरली इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स है वो भी ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी है। जैसे को पैरा ट्रूपर है, वो आसमान से ज़मीन की जानिब नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स तो कौन नहीं लग रही, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो भी इस वक्त भी ज़ीरो होगा, क्योंकि एफ़ की जगह अगर ज़ीरो पुट कर दें तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हैन फॉर फोर्स वर्क द फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, के दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बच्चों, वो दो कंडीशन कौन कौन सी है जो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। नंबर 1 जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो ये है कि अ फोर्स शुड एक्ट ऑन अ बॉडी, के किसी बॉडी के ऊपर को फोर्स एक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये कि द बॉडी शुड कवर द सम डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, उसी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस भी कवर करना चाहिए। इफ़ अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, के बॉडी डज नॉट कवरिंग द डिस्टेंस, इट्स मीन दैट के जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो होनी चाहिए। देखो, जैसा आपको ये नज़र आ रहा है कि दो कंपोनेंट है फोर्स के, यानी कि फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लगी जो डिस्टेंस एस कवर किया यहाँ पे। अब आपको पता है कि जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हैं, जैसे हम लास्ट यूनिट में पढ़ के आए थे कि एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा। ठीक है, इट्स मीन दैट के डायग्राम की मदद से हमने जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स के हिसाब को तोड़ लिया। तो सिंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोज ऑफ थीटा, के एफ एक्स जो है ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसके साथ जो गया एफ कोज ऑफ थीटा होगा, और वो जो है दूसरे वाला जो वर्टिकल वाला, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला बचेगा, तो ये कंपोनेंट होगा ये एफ कोज ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कोज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय एस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोज ऑफ थीटा। ये बच्चों इसका जो है वो कैलकुलेशन होती है।
इसका यूनिट क्या होता है, द वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जूल, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल होता है। तो जूल को अगर डिफाइन करें तो वर्क विल बी 1 जूल इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, के वर्क को 1 जूल उस वक्त होगा जब 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करेगी और बॉडी है 1 मीटर डिस्टेंस उसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कवर करेगी। इट्स मीन दैट 1 J इज इक्वल टू 1 N मल्टीप्लाई बाय 1 M, तो 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो इसके बिगर यूनिट होते हैं वर्क के, कैसे, 1 किलो जूल आपको पता है, किलो 10⁻³ होता है। 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10⁻6 होता है। तो वो बच्चों, तो ये बच्चों आपको कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ नज़र आ रहा होगा। इसके बाद तो ये कुछ एक ग्राफ है, ठीक है, OPQR, ये कुछ है अपना डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान में ग्राफ। तो ये PQR और O वाला ये छोड़ा मैंने, ये वर्क जो है ये वर्क डन आपको शेडेड एरिया के ज़रिए शो करवाया है। वैन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ थ्रू अ डिस्टेंस S, कि जब को कांस्टेंट फोर्स डिस्टेंस S के थ्रू जाती है, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ 4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि वो जो इवेंट है वो 4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जा सकता है। इफ़ द फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर आर इन द सेम डायरेक्शन, कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, F क्रॉस S। क्लियरली ये भी देखा जा सकता है कि फिगर से भी कि जो एरिया है वो F और S को दोनों को कवर किया है, ठीक है। तो इट्स मीन दैट कि उसका जो एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस कर्व जो है, ठीक है, वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करवाएगा उसी फोर्स के ऊपर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम ज़ीरो एंड नेगेटिव वर्क डन, के कौन सी कंडीशन है जिसमें वर्क डन नेगेटिव हो, ज़ीरो और मैक्सिमम हो, ठीक है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन, तो बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यहाँ थोड़ा पता होना चाहिए, इसको रिव्यू करवाता हूँ। आपको पता है कि cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, cos 180 वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की रेशियोज़ हैं जो कि यहाँ पर यूज़ होंगी। बच्चों आपको पता है इस तरह cos की भी होती हैं, साइन की भी होती हैं। तो मैक्सिमम वर्क डन की कंडीशन है जब थीटा 0 हो तो W इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा, थीटा की जगह 0 पुट कर दें तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, यहाँ 1 पुट कर दें, W इज इक्वल टू FS। अगर थीटा की जगह 90 पुट करें इस इक्वेशन में तो W इज इक्वल टू FS cos ऑफ 90, cos 90 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो W इज इक्वल टू ये सारे का सारा 0 बना देगा। और नेगेटिव वर्क डन के लिए अगर थीटा ग्रेटर हो 90 से या 180 वगैरह, ठीक है, इट्स मीन दैट W इज इक्वल टू FS cos ऑफ थीटा, तो cos थीटा की जगह 180 तो 180 -1, तो W इज इक्वल टू FS मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस FS आ गया। तो ये 3 कंडीशन थी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क, कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क और कंडीशन फॉर नेगेटिव वर्क। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं होगा। अगर बच्चों इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को लाजमी दबा लो ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ न्यू वीडियो बर वक्त आती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।